आओ आप लोग। आज आप लोग को हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। तो आप लोग के जानकारी के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी केवल जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां वहां हम लोग परिभाषित करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के संगत हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल के संगत हम लोग पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनीशन था कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किया गया कार्य पाथ पे निर्भर नहीं करता हो, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, खाली पोजीशन पे निर्भर करता हो। और इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन मालूम है तो यहाँ से वहां तक जाने का में जो वर्डन होगा ऐसे फोर्स के द्वारा वो आपको मालूम होगा। वो एक खास होगा, वो रास्ता पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के संगत एक पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप अच्छी तरह से बूझ रहे हैं। एक मास के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग के दिमाग में आइडिया है। एक मास को अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसकी ऊर्जा कुछ और है। ऐसी मास को उठा करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मास है, एक मास है यहाँ पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर mg लग रहा है, कंजर्वेटिव है। इसको उठा करके जब हम यहाँ पर रख देते हैं, पोजीशन बदल जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। याद है ना आप लोग को? यहाँ पे आपको जस्ट रिकॉल करा रहे हैं पीछे के बाद, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का फीलिंग एक डेवलप कर जाए। ठीक है, जब ये मास यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, और यही मास जब यहाँ पे चला जाता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही मास है, यहाँ पर भी वही मास है ना? जो मास यहाँ है सो मास यहाँ है, जगह बदल गया, पोजीशन बदल गया है। यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पर भी सेम मास, mg बल भी यहाँ पर फिक्स्ड है। यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी वो mg सेम है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में mg सेम है। यहाँ भी रेस्ट में है, यहाँ भी रेस्ट में था, लेकिन जगह बदल गया, पोजीशन बदल गया, तो इसकी एनर्जी बदल गई, कार्य करने की क्षमता बदल गई। और वो कार्य करने की क्षमता इसके स्थिति के चलते बदली है, इसके पोजीशन के चलते बदली है। फोर्स इसमें कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। अगर mg बल नीचे नहीं लग रहा होता तो फिर जहां रख देते वहीं पर पड़ा रहता, वैसे ही रहता। लेकिन एक mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पे था, याद है ना? यहाँ से यहाँ ले जाने में एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा क्वाजीस्टैटिकली जो कार्य होता है वही यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। याद आ रहा है? सब बात 11th में पढ़े थे, रिवाइज हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है कि नहीं? एंड उसी के चलते इसमें पोजीशन के चलते एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है। यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। h हाइट पे mgh हो जाता है, याद है ना? यहाँ पर अगर 0 माना जाए तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है। अब आपको दिमाग में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जैक्टली सेम वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं, जानते हैं ना? तो उस कूलम लॉ में आप लोग पढ़े थे ना फोर्स। तो वो जो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है कि नहीं? उसके चलते भी एक पोटेंशियल एनर्जी की बात उठेगी। ठीक है कि नहीं? उसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी की एक बात उठेगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आप लोग साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? ये लाइन आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखे ना आप लोग?
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा है ये। अब आप यहाँ पे देखो, इस बात को थोड़ा सा समझो, समझने वाला टॉपिक है, बहुत मजेदार है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा रिकॉल करा दिए हैं इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली उसी तरह की बात यहाँ भी होने जा रही है। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है। और वो जो था केवल एट्रैक्टिव नेचर का था, ये जो है एट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी है। ये जो है इसमें ये एट्रैक्टिव नेचर का भी है एंड, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला हम लोग को नहीं है। रिजल्ट हम लोग गणितीय रूप में निकालेंगे, वो दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हम लोग सपोज करें कि हमारा एक चार्ज Q1 है, ये बिंदु O पे एक चार्ज Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है जो यहाँ पे मान लीजिए रहता है। ये कोई पोजीशन है, यहाँ पे जब चार्ज Q2 रहता है, यहाँ पे इसको एक बार के लिए थोड़ा सा ये बोलते हैं, यहाँ पे है। अब ये इसके एंड इसके बीच का एक सेपरेशन है, इसके बीच का एक सेपरेशन है। और आप ये देखिए, इसको हम लोग मान के चलेंगे, ये Q1 जो है हमारा रेस्ट में कंटिन्यू करता है और Q2 के पोजीशन को हम लोग बदल करके एनर्जी की बात करेंगे। तो एक चार्ज Q1 है जो बिंदु O पे फिक्स्ड है और दूसरा चार्ज Q2 है, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो जब एक Q2 यहाँ पे है, ये सेपरेशन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए R है, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से एक फोर्स लगेगा, ये ऐसे फोर्स लग रहा होगा, आप ऐसे समझिए, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। दोनों को थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव मान के काम कर रहे हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव है ऐसा मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये Q1 के द्वारा Q2 पे एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। और आप तो जहाँ इस फोर्स का आपको अंदाजा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पर बहुत ज़्यादा एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे है तो ठीक है। तो यहाँ से छोड़िएगा, यहाँ से रख करके अगर इसको, ये तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, यहाँ से छोड़ करके रखिएगा तो इधर की ओर घसकेगा कि नहीं फोर्स के प्रभाव से। तो जब यहाँ पे है तो यहाँ से छोड़िएगा तो यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ आते आते इसकी क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए रेस्ट से रिलीज करते हैं, इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे एक एनर्जी है, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से जब इसका ये R बढ़ेगा, अगर आप यहाँ से रेस्ट से रिलीज कर दीजिएगा तो यहाँ से जाते जाते क्या करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी एक गेन करेगा। और इसी को अगर आप यहाँ से छोड़ते, मान लीजिए यहाँ से छोड़ते और यहाँ पे कैलकुलेट करते, तो अगर ये चार्ज यहाँ Q2 यहाँ पे अगर होता, यहाँ पे होता एंड यहाँ से अगर यहाँ पे आता पहुँचता, तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। आप लोग ये बात महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम एक जगह यहाँ है, यहाँ से एक मास को रिलीज करेंगे, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो आके यहाँ एक खास स्पीड से स्ट्राइक करेगा, फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, और फिर यहाँ से अगर रिलीज करें और ऊपर से रिलीज करें तब क्या होगा, यहाँ से आएगा तो और ज़्यादा स्पीड से यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊपर जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से रिलीज करिएगा तो यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें देखिएगा कि अगर इस मास को यहाँ से जस्ट मैंने हम आपको एक एक्सपोजर दे रहे हैं, आपको एक फीलिंग करा रहे हैं कि आप फील करिए कि भाई अगर ये चार्ज अपने जगह पे फिक्स्ड है, ये Q2 को अगर इस बिंदु से छोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुंचेगा, तो एक सर्टेन स्पीड यहाँ जाते जाते एक्वायर करेगा, यहाँ जाएगा तो एक स्पीड मान लीजिए भी एक्वायर करता है। लेकिन इसी को अगर यहाँ से रिलीज किए रहते, फोर्स उधर लग रहा है ना, आपको याद है ना कि जिधर फोर्स लगता है उसके उल्टा दिशा में बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैंने आपको ये करा रहे हैं कि आपकी एक फीलिंग डेवलप करें। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे एक एनर्जी है, फोर्स नीचे की ओर है, इसके उल्टा दिशा में अगर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। और यहाँ से छोड़ेंगे तो जो हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से छोड़िएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा तो इसमें ज़्यादा स्पीड यहाँ पर पहुँचेगा तो होगा, और यहाँ से छोड़ेंगे तो कम स्पीड होगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर है फोर्स उधर की ओर लग रहा है, तो फोर्स के उल्टा दिशा में जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ से छोड़िएगा तब जाकर के यहाँ पर पहुँचेगा तो जितना स्पीड गेन करेगा। अगर इसी मास को यहाँ इसी चार्ज को यहाँ से छोड़िएगा तो यहाँ पर जाएगा तो ज़्यादा स्पीड गेन कर लेगा।
तो कुछ फीलिंग हो रहा है कि नहीं भाई, फोर्स है ही। अगर यहां से छोड़ेंगे, अगर यहां से इसकी बात करें, इसको इस यहां से अगर एक जगह ये है, एक जगह ये है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहां पर भी फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ये मान लीजिए ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन आपका बी है, जस्ट आपको एक फीलिंग करा रहे हैं, और ये पोजीशन आपका मान लीजिए सी है, ऐसे है, ठीक है कि नहीं। तो जब यहां से रिलीज करिएगा, तो यहां से अगर रिलीज करिएगा तब सी पर पहुंचेगा, तो कुछ स्पीड एक्वायर करेगा। ये ग्रेविटेशन में अपलोड करके आइए, एक मास यहाँ से, ये अगर हम यहाँ से इसको जस्ट फील करिए, ऐसे जस्ट फॉर फीलिंग, यहाँ पर है ये, यहाँ से हम छोड़ेंगे, यहाँ पे पहुंचेगा तो एक खास स्पीड से स्ट्राइक करेगा, और यहाँ से अगर रिलीज करेंगे, फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में बढ़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है ग्रेविटेशनल, याद है ना। यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ जाएगा तो ज्यादा स्पीड से स्ट्राइक किया। एग्जैक्टली सेम वे में अगर इस जगह से इस चार्ज को रिलीज करेंगे, Q2 को, Q1 को तो फिक्स करके रखे हैं, Q2 को अगर यहाँ से रिलीज करेंगे तब यहाँ पर पहुंचेगा तो ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा। अगर यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पे एक सर्टेन स्पीड से जाएगा। अब फोर्स इधर की ओर लग रहा था, फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में जब यहाँ पर पहुंचेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर की ओर है, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे, यहाँ पर पहुंचेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। और यहाँ से जब पहुंचा था, मान लीजिए अगर v1 स्पीड से पहुंचा एंड यहाँ से रिलीज करिएगा तब यहाँ पर पहुंचेगा तो v2 स्पीड से पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली v2 v1 से ज्यादा होगा। ये बात फीलिंग हो रही है कि नहीं आप लोग को। क्योंकि यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो यहाँ से एक्सेलरेट करते हुए यहाँ पर पहुंचेगा, कुछ स्पीड गेन करेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ से छोड़े रहते तो यहाँ से यहाँ तक जाता तो ज्यादा स्पीड से पहुंचता है। ये सारा चीज जो है, ये मान लीजिए एयर में या वैक्यूम में हम लोग मान करके कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, समझ गए। तो इतना तो फीलिंग हो गया कि अगर इस चार्ज Q1 से अगर एक खास दूरी है तो यहाँ पे ऊर्जा कुछ होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यही जब यहाँ पे चलाएगा, जगह बदल जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगा। और जो आप लोग का फर्स्ट कंसेप्शन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उसके उल्टा डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। आप लोग की एक डिफिनीशन ही है कि वो ये आपका ये du जो होता है, du इज माइनस dw होता है ना, माने फील्ड फोर्स के द्वारा जो कार्य होता है उसमें नेगेटिव चिन्ह से गुणा कर देते हैं तो इंक्रीज इन ड्यू हो जाता है। तो अगर इसी जगह से देखिए, अगर इस जगह से इस जगह आइएगा, आप जस्ट समझिए यहाँ से आप इधर की ओर जा रहे हैं, इस पोजीशन से इधर की ओर जाइएगा, तो जब इधर की ओर जाइएगा तब फोर्स इधर की ओर है। जस्ट हम आपको फीलिंग देना चाह रहे हैं, जस्ट टू डेवलप ए फीलिंग। तो इस पर फोर्स तो उधर की ओर लग रहा है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स उधर की ओर लग रहा है, फोर्स उधर है और हम इधर की ओर बढ़े, इस जगह से हम इस जगह पे गए, तो अगर इस जगह से हम इस जगह पे जा रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। जब ये dw नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव में एक नेगेटिव से गुणा कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा यानी ड्यू पॉजिटिव होगा, यानी एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ जाओगे, फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में जाओगे, ये dw फील्ड फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य होता है जब नेगेटिव होगा तो उसमें एक नेगेटिव से गुणा करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यही डिफिनीशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यही डिफिनीशन है कि फील्ड फोर्स के द्वारा जो कार्य अगर dw हो उसमें माइनस से गुणा कर दोगे तो जो आएगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर मान लीजिए बी से ए तक गए तो बी से ए तक गए तो इधर जाने के क्रम में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए बी एंड ए के बीच की दूरी बहुत छोटी है, फोर्स इधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, कार्य नेगेटिव हो रहा है फील्ड फोर्स के द्वारा, उस कार्य में माइनस से गुणा कर दोगे एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, तो पॉजिटिव टर्म आ जाएगा तो ड्यू पॉजिटिव हो गया, मतलब फोर्स के उल्टा दिशा में जाने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इसको तुरंत रिकॉल कर लीजिए। इधर एक मास है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ही आपको बताया गया है। तो अगर ये ऐसे है एक मास ऐसे है, हम यहाँ से लेकर यहाँ पर कुछ इसकी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब इसको हम ऐसे लेकर के उठते हैं तो क्या होता है,
ऐसे लेके उठते हैं, तब बल नीचे, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फील्ड फोर्स के द्वारा कार्य नेगेटिव, उसमें एक नेगेटिव से गुणा होगा तो पॉजिटिव, यानी एनर्जी बढ़ेगी। वैसे भी जानते हैं कि फोर्स के उल्टा दिशा में जाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। तो अगर इसमें भी अगर आप लोग सोचिएगा तो ये Q2 पे Q1 के द्वारा, Q1 अपने जगह पे फिक्स्ड है, ये दोनों सेम नेचर के हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स तो बाहर की ओर लग रहा होगा, इसके उल्टा दिशा में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। आप समझ गए कि नहीं? तो एक जनरल आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ से चार्ज को रिलीज करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम, इसके तुलना में अगर यहाँ से रिलीज करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी, जब ये चार्ज यहाँ से अगर बी पर है, सेकंड चार्ज Q2, तो ऊर्जा कम है, और जब यहाँ पर पहुंचेगा Q2 तो उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। और उसके लिए गणितीय इक्वेशन है DW, जब फोर्स का उल्टा डायरेक्शन में जाइएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव, IN फॉर्मूला का नेगेटिव से गुणा होकर के टोटल हो जाएगा पॉजिटिव, DU हो जाएगा पॉजिटिव, और DU पॉजिटिव का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। यानी जिधर फोर्स है उसके उल्टा डायरेक्शन में जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए अगर फोर्स इधर की ओर होता, आप ऐसे समझिए, एक दूसरी बात बता रहे हैं, मान जस्ट एक नहीं होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर ज्ञान, गणितीय कैलकुलेशन हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। अगर ये कुछ इस तरह का बात होता, मान लीजिए ऐसे होता, मान लीजिए यहाँ वाला चार्ज पॉजिटिव होता, यहाँ पर एक प्लस क्यू होता, और यहाँ पर एक चार्ज होता, ये माइनस क्यू होता, ये माइनस क्यू होता, तब इस पर फोर्स किधर लग रहा होता? ये ऐसे होता है अट्रैक्टिव नेचर का, जिस तरह से ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का था। यहाँ आपकी मान लीजिए यहाँ पर एक मास है तो नीचे की ओर mg है, ये यहाँ पर आपकी धरती है तो यहाँ पर mg ऐसे लग रहा है कि नहीं? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स था कि नहीं? तो इधर फोर्स नीचे था तो ऊपर जाते थे तब ऊर्जा बढ़ता था। तो उसी तरह से अगर इसमें ऐसे हो जाएगा, एक जगह ये है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी कुछ ऊर्जा होगी, फोर्स इधर की ओर है, अब इसमें अगर इधर की ओर बढ़िएगा, इस बिंदु पर पहुंचिएगा, ये बिंदु B है, यहाँ पर पहुंचिएगा तो जिधर फोर्स लग रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में आप गए। इसको छोटा ही समझिए, मान लीजिए ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग कहें एक डिस्प्लेसमेंट dr है, फोर्स इधर की ओर है, हम इधर की ओर जा रहे हैं, आप ऐसे देखिए फोर्स इधर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर की ओर है, तो क्या हो जाएगा? फिर वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर इधर की ओर अगर आप ऐसे बढ़िएगा, इधर से इस साइड में जाइएगा तो क्या होगा? फोर्स इधर की ओर अट्रैक्टिव फोर्स था और उधर गए, डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट इधर, आप फोर्स इधर, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अब अगर आप अपना du की बात करिएगा तो du बराबर माइनस dw, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव में नेगेटिव से गुणा करके du पॉजिटिव होगा, तो आप इधर जाइएगा तो क्या होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो देखिए दोनों में अंतर, अगर अट्रैक्टिव नेचर का है, ये इसको अगर खींच रहा है तो जिधर फोर्स है उसके उल्टा डायरेक्शन में जाने से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। इस केस में अभी जो इधर वाला केस देखे, इसमें क्या था कि फोर्स उधर की ओर लग रहा था, तब जब इधर की ओर जा रहे थे, यानी जब R घट रहा था, जब R सेपरेशन घट रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। और इसमें क्या हुआ? जब इधर जाइएगा, जब आप R बढ़ेगा तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कुछ फीलिंग हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। और इसमें एनर्जी की बात थोड़ी सी संगत लग रही है कि नहीं? माने इधर देखिए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है, सेपरेशन हम बढ़ा रहे हैं धरती से, तो हमारी ऊर्जा इंक्रीज कर रही है। तो जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, जब हम इधर की ओर जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी? फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसमें क्या था? ये पॉजिटिव था, फोर्स उधर था, उसके उल्टा दिशा में इधर जाएंगे, जब ऐसे जाएंगे तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। आई होप कुछ फीलिंग आ गया। जब भी कभी डाउट हो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला आप सोच लीजिएगा,
एक, क्योंकि इसमें आपको फीलिंग है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक यहाँ से बॉडी को रिलीज करेंगे, आईसी को अगर ऊपर से रिलीज करते तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। फोर्स के उल्टा डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसमें भी जब रिपल्सिव फोर्स था तो उल्टा डायरेक्शन में आइएगा तब एनर्जी बढ़ेगी, जब एट्रैक्टिव था तो उधर जाइएगा तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आई होप आप लोग बात को समझे हैं बढ़िया से, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद, जब इतना सारा बात हो गया, अब इस पूरी बात को हम यहाँ से आ रहे हैं दूसरे पेज में, ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे है, यहाँ समझिए। यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ओ कंसीडर कर रहे हैं ओरिजिन के तरफ, ठीक है। और इधर की ओर हम कंसीडर कर रहे हैं कि आर एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तरह ही इधर की ओर हम एक आर एक्सिस ले रहे हैं। इधर की ओर आर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ओके। ये बिंदु ओ जो है, यहाँ पर मेरे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक चार्ज है Q1, ओके। अब तक ये फीलिंग हो चुका है कि अगर इस लाइन पे अगर एक पोजीशन यहाँ पे है, मान लीजिए एक पोजीशन यहाँ है, दूसरा चार्ज जब Q2 को हम यहाँ पर रखेंगे, एक दूसरा चार्ज Q2 को रखेंगे, तो इस जगह पे इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, फोर्स रिपल्सिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रहेगा तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा। और आप सपोज करिए कि ये जो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो जगह, ये तो फोर्स का डायरेक्शन था, ऐसे फोर्स इधर लग रहा है। और इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं यहाँ से ये ऐसे एंड ऐसे, ये डिस्टेंस सपोज करिए कि हमारा ये R1 है, ये डिस्टेंस R1 है, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए है, ये R1 है। तो ये जो जगह है, इस जगह को हम नाम लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ए, ठीक है। इस जगह को हम लोग बोले इस जगह को हम बोल रहे हैं कि हमारा जगह ए है। जब यहाँ पे है ए पे, ओरिजिन से इसकी दूरी R1 है, तब उसकी ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को हम कहें कि वो यूए है, वो इसकी एनर्जी यहाँ पे यूए है, या इसको कहें UR1 है। कोई दिक्कत? जगह कंजर्वेटिव फोर्स है ही, एक चार्ज फिक्स है ही, एक हमारा मूवेबल चार्ज है। जब ये चार्ज बिंदु ए पे है, जिसकी दूरी यहाँ से R1 है, ये आर एक्सिस है, तब उसकी ऊर्जा को हम यूए कहें, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यूए कहें या UR1 कहें, ठीक है कि नहीं। यूए एनर्जी एट ए, चाहे एनर्जी व्हेन सेपरेशन इज R1। फिर ये जो है एक दूसरा जगह हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो जगह है, ये इस जगह को हम बोलें ये जगह हमारा बी है, ऐसे। और यहाँ से इसकी जो दूरी है ये यहाँ तक मान लीजिए, ये सपोज करिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ का, ये डिस्टेंस हमारा ये R2 है। या अगर ये R एक्सिस है तो इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज R इक्वल टू R2। और यहाँ के लिए लिखिएगा ये जो जगह था, इस जगह के लिए ये क्या था, यहाँ R बराबर था R1 इस जगह के लिए, और यहाँ के लिए R बढ़ करके R2 हो गया। जिस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, x बराबर x1, x बराबर x2, उसी तरह से R एक्सिस है। तो आप बोलिए यहाँ पे इस जगह के लिए ये जो जगह था, ये जो जगह है, इस जगह के लिए R बराबर R1 है, और इस जगह के लिए R बराबर R2 है। और जब इस जगह पे आएगा तो चार्ज की एक दूसरी ऊर्जा हो जाएगी। ऊर्जा का फीलिंग तो हो चुका है अब तक, आपको इसे भी समझ रहा है कि अगर फोर्स इधर की ओर है तो फोर्स के डायरेक्शन में जाने से एनर्जी घटती है, जो अभी चर्चा किए हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर यूए है, यहाँ पर जाने के बाद ये एनर्जी हो गई
यू बी, या इसको हम लोग बोले इट इज UR2। एक फीलिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, माने फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी घटेगी। कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में जब हम लोग बढ़ते हैं तो एनर्जी घटती है, उसके उल्टा दिशा में जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो ये UB है, या इसको UR2 कहेंगे। कब? जब सेपरेशन R2 है तो। और आप लोग को याद होगा कि हम बोले हैं कि हम लोग जब भी ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, दो जगहों के पोटेंशियल एनर्जी का अंतर निकालते हैं। तो अभी हम निकालना चाहेंगे कि हम चाहते हैं ये निकालना कि ये UB माइनस UA या UR2 माइनस UR1 बराबर क्या, या इतना बराबर क्या, यही हम निकालना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा जो था, यहाँ पे ऊर्जा, और फिर यहाँ पे आया तब का ऊर्जा। जैसे एक मास यहाँ पे है उस समय का पोटेंशियल एनर्जी, आज जब ये मास यहाँ पे चला गया तब का पोटेंशियल एनर्जी। तो दो जगहों के पोटेंशियल एनर्जी का अंतर निकालते हैं कि नहीं। अब ये दो जगहों के पोटेंशियल एनर्जी का अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन कंसीडर करते हैं। तो ए एंड बी के बीच में यहाँ पर एक हम जगह कंसीडर कर रहे हैं, ये ऐसे P, और हम एज्यूम करेंगे कि हमारा ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज Q2 है, इस चार्ज को हम रखे हुए हैं इस बिंदु पे, यहाँ पे P पे रख रहे हैं। माने देखिए, वास्तव में हमको ऊर्जा का अंतर निकालना है, तो इस चार्ज को हम यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक जाने में कार्य कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कार्य कैलकुलेट करेंगे, तब तो उसमें माइनस से गुणा करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। समझ गया कि नहीं। तो इस चार्ज को हमको सरकाना है, तो यहाँ एंड यहाँ के बीच में बात करना है। और आर हमारा वेरिएबल है, ये हमारा जो आर जो दिख रहा है, ये हमारा आर क्या है, वेरिएबल है। तो जैसे जैसे फोर्स आर बदलेगा हमारा फोर्स बदल जाएगा। F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो आर वेरिएबल है, तो जब आर वेरिएबल हो जाता है तो छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालेंगे, एंड उसको वर्क डन को इंटीग्रेट कर करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। बात समझ पाए कि नहीं आप लोग। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर रखेंगे। अब इस जगह पर मान लीजिए ये जो जगह है, इस जगह के लिए हमारा R इक्वल टू R है। ये हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस हमारा R है। इस जगह के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा R इक्वल टू R है, ठीक है। आज जब इस Q2 के यहाँ पर रखेंगे तो Q1 के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा कुछ ऐसे है, इस पर फोर्स हमारा ऐसे लगा, ये फोर्स हमारा F है। एक इंटरमीडिएट पोजीशन P है, एक इंटरमीडिएट पोजीशन P है, ओके। तो इस इंटरमीडिएट पोजीशन P पे हमारा चार्ज सेकंड है, और Q1 चार्ज को तो हम बिंदु O पे फिक्स कर दिए हैं, मान रहे हैं कि वो फिक्स्ड है, उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, केवल एक चार्ज के पोजीशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं इस R एक्सिस के अलॉन्ग। तो जब यहाँ पर पहुंचा फोर्स, जब इस जगह पे पहुंचा फोर्स, तो एक बीच का पोजीशन लेकर के R बराबर R पे हमारा सेकंड चार्ज है, इस पर फोर्स कितना लगा, F। अब ये फोर्स आप निकालिएगा तो आप ये देखिए, इस पोजीशन पर फोर्स के लिए फार्मूला क्या होगा, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2। आप एक बात इसमें लिख सकते थे पहले, इसके पहले, नाउ लेट अस कंसीडर, तो थोड़ा ऊपर ले चलना है। Now let us consider an intermediate। हमारा उद्देश्य जो है इस टॉपिक को पढ़ाने का कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर जाए पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि नहीं, बोलो ना, कुछ बिल्डअप किया। इससे तुलना करके, ग्रेविटेशनल से तुलना कर करके यहाँ भी सोच सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग बोले नाउ लेट अस कंसीडर एन इंटरमीडिएट पोजीशन P, पोजीशन P, और P के लिए R बराबर कितना है, R, ठीक है कि नहीं। एंड लेट चार्ज Q2 is placed at position,
charge q2 is placed at position p. Charge q2 is placed and let charge q2 is placed at position p. q1 o पे fixed है, q1 is fixed at o. q1 is not changing its position. We are assuming that the position of charge q1 is fixed. हो गया, यहां तक बात हो गई। अब लिखिए, अब इस पर फोर्स निकालेंगे। तो नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force on charge q2. Now electrostatic force on charge q2 exerted by q1 will be कितना, F इक्वल टू के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा? एक काम करिए आप लोग, यहां तक तो लिख लिए। यहाँ आ गया, अरे देखिए यहाँ तक हम लोग बात लिख लिए थे। ए फोर्स इक्वल टू दिस मच, फोर्स कितना लगेगा, ठीक है कि नहीं? ये अब इस अगले पेज पे हम आते हैं कुछ इस तरह से। अब ये देखिए आपका जब फोर्स निकल गया इस पोजीशन पर का आपका फोर्स निकल चुका है, F इज के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ दोनों पॉजिटिव है इसलिए मॉडुलस साइन नहीं लगाए हैं, ठीक है कि नहीं? फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। और देखिए अभी जो हमारा एजम्पशन है फोर्स कैसे है, ऐसे है इधर की ओर, इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है बाहर की तरफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तब तो वर्क डन निकालेंगे। तो अब इसके बाद इस बिंदु के बाद हम एक छोटा सा, ये यहां से देखिए, यहां से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया ऐसे डी आर, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर किए डी आर, ऐसे डी आर। आप ये देखिए फोर्स इधर की ओर है और छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं डी आर, ये डी आर भी फोर्स के डायरेक्शन में है। इस चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं, फोर्स किधर है, इधर की ओर। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हम अपने तरफ से कंसीडर कर रहे हैं डी आर, तो किधर है, ऐसे डी आर है। तो वर्क डन अब निकालेंगे। नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके द्वारा वर्क डन लिखिएगा डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर हो जाएगा। जिसको सॉल्व करिएगा तो एफ का मैग्नीट्यूड फिर डी आर का मैग्नीट्यूड फिर cos 0 डिग्री जो कि एफ इंटू डी आर हो जाएगा। तो ये डी डब्ल्यू अपना लिखिएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ का मान कितना है, दिस इज के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ये डी डब्ल्यू बराबर के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये तो फोर्स का मान हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे डी आर हो गया। अब यहीं पे देखिए, यहीं से आपका ये वर्डन हुआ। अब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में अगर छोटा सा वर्डन है तो जैसे एक बिंदु से आप ये देखिए यहाँ से यहाँ जाइएगा, इतना दूर में जाइएगा, तो इतना दूर जाने में आपके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। अगर वर्डन डी डब्ल्यू है तो एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, now change in potential energy will be du equal to minus dw
डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। ये क्या है भाई, ये डिफिनीशन है, दिस इज योर ये डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन है, डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। कोई कहेगा ये कहाँ से आ गया, तो यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन है, डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कहीं भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो फील्ड फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्णन होगा उसमें माइनस से गुणा कर दीजिएगा तो डी यू निकल जाएगा। तो अब आपका यहाँ से अगर आप सोचिएगा, इसी में कंटिन्यू करते हैं, तो आप अगर ये निकालिएगा, यहाँ देखिए, तो आपका ये डी यू कितना हो जाएगा, डी यू इक्वल टू माइनस, और डी डब्ल्यू के यहाँ पे कितना लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, डी आर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एनर्जी के चेंज के लिए आपको फॉर्मूला निकल गया, ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करिएगा, दोनों ओर इंटीग्रेट करिए, तो यहाँ इंटीग्रेट करिएगा इधर डी यू को, और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से बी तक गए थे, आप कहाँ से कहाँ गए, देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से यहाँ बी तक जाना है। तो ए से बी तक जितना छोटा छोटा वर्तन होगा सब जोड़ते, या डी यू डी यू डी यू डी यू सब डी यू को जोड़िए, तो वही बात आपको यहाँ जाने आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए अब डी यू इतना आ गया, अब इस डी यू को इंटीग्रेट करिए, कहाँ से कहाँ तक, यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यू जा रहा है आपको, ये आपका यू आर वन से यू आर टू तक, ये इसमें वेरिएबल यू है, यू कहाँ से जाएगा, जब ए पे था तो एनर्जी यू आर वन था, जब बी पे पहुंचेगा तो ऊर्जा यू आर टू हो गया, और इस साइड में आ पाइए। अब ये माइनस है, यहाँ देखिए के Q1 Q2 ये सब कांस्टेंट है, यहाँ से ऐसे ये 1/r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका डी आर, ऐसे डी आर हो गया। तो अब ये इसमें देखिए क्या वेरिएबल है, अब इसमें वेरिएबल आपका आर है, इस साइड में वेरिएबल क्या है आपका आर। तो जब ए से बी तक गए थे तो आर का मान बदला था, तो ए के लिए आर कितना था R1, और बी के लिए आर कितना था R2। तो ये कहाँ से कहाँ तक गया, आर कहाँ से कहाँ गया, तो जब आर गया R1 से R2 तो यू हुआ यू R1 से यू R2। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी यू, ये कितना हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, नहीं होगा क्या, इंटीग्रल डी यू, यू ऊपर में ये आपका यू आर टू, ये कितना हो जाएगा यू आर वन, इतना हो जाएगा। और इस साइड में सॉल्व करिएगा तो माइनस के Q1 Q2 ये इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो इसको इंटीग्रेट करिए तो ये कितना हो जाएगा, r का पावर -2 ऊपर जाएगा तो x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो इतना आइए, तब इतना +1 बटा -2 +1, एंड इसको घेरिए, ऊपर में क्या लिखिएगा R2, आइए क्या हो जाएगा R1। हो गया हम लोग का काम। अब इसको देखिए इस साइड में आते हैं, अब ये कितना हो जाएगा यू आर टू माइनस यू आर वन इक्वल टू माइनस के Q1 Q2, और ये देखिए -2 + 1 हो जाएगा -1, तो इस -1 को यहाँ रख दिए, ठीक है कि नहीं, जो इसको कैंसिल आउट करेगा, और इधर तक बच क्या जाएगा, -2 + 1 इज -1, जो कि यहाँ कर दिए। अब r का पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1, इट विल बी 1/r, और लिमिट रखिएगा तो R2 ये R1 हो जाएगा। इस साइड में आइए ये ऐसे, और ये UR2 माइनस UR1 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा के Q1 Q2, और यहाँ से सोल्व करिए, ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, ये इतना हो जाएगा, और ये आपको वो निकल गया जो आपको चाहिए था। अब इधर देखिए ये एनर्जी एट R2 माइनस एनर्जी एट R1, माने सेकंड पोजीशन पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस फर्स्ट पोजीशन पर का एनर्जी बराबर होगा के, वो तो जान ही रहे कूलम कांस्टेंट, के
Q1 Q2 दोनों चार्ज आ गए और यहाँ पे आ गया 1/R2 माइनस 1/R1। समझ पाए कि नहीं आप लोग? इस तरह से आप लोग को हो जाएगा एक रिलेशन। तो यही हम लोग का बुझिए फर्स्ट स्टेज का रिलेशन था। ये फर्स्ट स्टेज का रिलेशन है जो हमको दो जगहों के ऊर्जा का अंतर के लिए एक्सप्रेशन है। ये दो जगहों के ऊर्जा के अंतर के लिए एक्सप्रेशन है ये वाला। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 1, इसी को कहिए UR2 माइनस UR1 इक्वल टू दिस मच। निकल गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, एक आपको याद होगा उधर जब आप ग्रेविटेशन में पढ़े थे, इस तरह से हम लोग हमेशा हमारे काम का चीज तो पोटेंशियल एनर्जी का अंतर ही है। जब कभी दो जगहों के बीच में एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तो दोनों जगह के ऊर्जा के अंतर का ही हमको जरूरत पड़ने वाला है, जो यहाँ से निकल जाएगा। R2 पर क्या ऊर्जा माइनस R1 पर क्या ऊर्जा, वो इस रिलेशन से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम ये बोलें कि इस जगह पे ऊर्जा क्या है, डिफरेंस ना बता करके ऊर्जा क्या है। नहीं समझे क्या? हम लोग क्या चाहते हैं, ये वैल्यू बताना, वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड जगह की बात हम लोग करते हैं, मान लेते हैं कि हम कुछ ऐसा इसमें करें कि किसी एक जगह पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डाटा मान लेते हैं एंड मतलब वहां पे एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो अब ये जो सेकंड बिंदु हमारा जो था, एक बिंदु तो ये था और दूसरा बिंदु जो बी था जो कि R2 दूरी पे था, उस बी को हम मान रहे हैं कि वो एट इन्फिनिटी है। एंड जब हमारा सेकंड चार्ज Q2 इन्फिनिटी पे है, उस समय उसकी ऊर्जा 0 है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए डायटम Q1 से अनंत दूरी पर मान रहे हैं। चार्ज Q1 से अनंत दूरी पर जब सेकंड चार्ज Q2 होगा, जहां पे फोर्स 0 हो जाएगा, सेकंड अनंत दूरी पे, इस Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स अनंत दूरी पे 0 हो जाएगा। तो अनंत दूरी पर जब सेकंड चार्ज रहेगा, उस जगह पे उसकी ऊर्जा को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज 0। ठीक है कि नहीं? तो डाटम वहां पर हम मानते हैं। कहां पर माने, यहां लिख देते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर, मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी के मान को हम लोग 0 मानते हैं, उस जगह को हम लोग डायटम बोलते हैं। उस जगह को हम लोग डायटम बोलते हैं जहां पे ऊर्जा का मान को हम लोग 0 बोलते हैं। तो नाउ लेट अस कंसीडर डायटम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Now let us consider datum for electrostatic potential energy at infinity. Now let us consider datum for electrostatic potential energy at infinity. कहाँ से? From Q1. नहीं समझे क्या? at infinite, और इस सेंटेंस को थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखें तो आप ऐसे लिखिएगा, at infinite distance, at infinite distance from चार्ज Q1। चार्ज Q1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम एज्यूम कर रहे हैं। समझ गए? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कंसीडर करेंगे, यानी हम R2 को क्या मान रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। R2 को हम क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटी पे। R2 जब सेकंड चार्ज अनंत दूरी पे है तो उस समय R का मान बढ़ करके क्या हो गया, इन्फिनिटी। R2 इन्फिनिटी। एंड हम क्या मान रहे हैं, UR2 यानी U इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब इस एनर्जी वाला एक्सप्रेशन में 1 में इस मान को रखिए। R2 जहां जहां R2 है वहां वहां इन्फिनिटी लिख दीजिए। तो आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, नाउ पुटिंग these values इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में इन मानों का आप रखिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पर क्या लिखिए, U R2 के यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, इन्फिनिटी।
माइनस यू आर वन। यहाँ पर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर लिखिए 1/R2 की जगह पे इन्फिनिटी माइनस 1/R1, इतना लिखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, u इन्फिनिटी को आप 0 मानिएगा तो 0 माइनस UR1 इक्वल टू के Q1 Q2, और ये हो जाएगा आपका 0 अब माइनस 1/R1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा माइनस UR1, और इधर हो जाएगा यहाँ पे माइनस के Q1 Q2 बाई R1 हो जाएगा। अब इस माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए क्या बचेगा, तब ये बचेगा UR1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R1। ये तो R1 के फंक्शन के रूप में हो गया। R1 कुछ भी हो सकता था, बिंदु ए कहीं भी हो सकता है, तो ये R1 के फंक्शन के रूप में हो गया। इसको हम R1 की जगह पे R मान लेते हैं, और जब जो दो जगह था तब तो एक जगह का R1 और दूसरे जगह का R2 मानते थे। जब एक ही इक्वेशन में एक ही R1 बचा हुआ है तो यहाँ आप इसको, यहाँ जो भी होगा देखिए R1 के यहाँ पे मान लीजिए ये U, R1 के यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखिएगा, R1 के यहाँ पे अगर R लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा के Q1 Q2, इस साइड में भी R1 के यहाँ पे R लिखिएगा। अगर यहाँ R1 के यहाँ पे X लिखिएगा तो यहाँ भी R1 के यहाँ पे X लिखिएगा। ये R का फंक्शन है, R1 का फंक्शन हो गया, तो R1 के यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए हम मान लेते हैं R। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिएगा, ये R1 के जगह पे हम R1 की जगह पे हम R लिख दिए। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, फंक्शन के रूप में ही है ये। U R1 है तो इधर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 है, यहाँ R1 की जगह पे X लिखेंगे तो यहाँ R1 की जगह पे भी X लिखेंगे, तो ये R1 की जगह पे हम R लिख दिए। ये कितना करेंगे, U R इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। हो गया, और ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया जो आपके काम का रिलेशन है। ये सेकंड रिलेशन हो गया। हाँ टाइम हो गया, छोड़ते हैं। ये हो गया, कुछ समझे कि नहीं समझे, तो ये R का फंक्शन हो गया। इसी में देखिए, तो अगर इस इक्वेशन में R की जगह पे इन्फिनिटी लिखिए, अब तो R एक जनरल रिलेशन हो गया। तो जब R की जगह पे अनंत लिखिएगा तो अनंत से भाग करिएगा तो टर्म 0 हो जाएगा, तो UR क्या हो जाएगा 0, यानी U अनंत हो जाएगा 0। सेटिस्फाई किया। इसी रिलेशन में देखिए, अब आप फिर जो है नंबर 1 जो आपको आया था उधर, ये जो रिलेशन आपको एक आया था, देखते रहिए, तो ये आया था ना, सेम रिलेशन को आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप UR1 लिखिएगा, यहाँ UR2 लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, के Q1 Q2 बाई R2 लिख लीजिएगा। और यहाँ UR1 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R1 हो जाएगा। फिर अगर घटाइएगा यहाँ ये UR2 माइनस UR1 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा के Q1 Q2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 1/R2 और माइनस 1/R1 आ जाएगा। बोलिए, जो आपका जो रिलेशन है एक आ गया कि नहीं, नहीं आ गया। तो यहाँ से फिर आप अगर R वाला ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो इसमें R2 रख दीजिए तो UR2 निकल जाएगा, R1 लिख दीजिएगा तो UR1 निकल जाएगा, और दोनों जगह का डिफरेंस निकाल लीजिए तो जो पहले आया था सो आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो फाइनल क्या आपको, आपका निष्कर्ष बिंदु आपका क्या है, सो देखिए कि आपका निष्कर्ष बिंदु है कि आप एनर्जी, अगर एक चार्ज ऐसे, अब क्या समझिएगा, ये चार्ज यहाँ Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस AR है। तो अगर आप ऊर्जा निकालिएगा व्हेन सेपरेशन इज R, देन दिस इज के Q1 Q2 बाई R, या सीधे U बराबर
के Q1 Q2 बाई आर, ये एनर्जी के लिए आपका फार्मूला हो गया डायरेक्ट। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको याद करना है। दो चार्ज Q1 Q2 का अगर एक सिस्टम है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 बाई आर। समझ गए कि नहीं? और ये देखिए जब ये फार्मूला निकाल रहे थे तो Q1 Q2 को हम लोग पॉजिटिव माने थे, लेकिन ये फार्मूला, इस फार्मूला में अगर Q1 Q2 का मान अगर आप चिन्ह के साथ रखिएगा, जैसे Q1 नेगेटिव हो जाए या Q2 नेगेटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो अगर इसमें Q1 Q2 का मान चिन्ह के साथ रखिएगा तो हर एक सिचुएशन में ये फार्मूला वैलिड रहेगा। ठीक है कि नहीं? डेरिवेशन भले ही Q1 Q2 को पॉजिटिव मान करके किया गया है, लेकिन इस फार्मूला में अगर Q1 Q2 का मान अगर आप चिन्ह के साथ रखिएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला होगा हमेशा होल्ड करेगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो रहने दे रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। ओके।